पे अभी नई नई सरकार बनी है बांग्लादेश में बीएनपी की। मेन अपोजिशन पार्टी बनके कौन आया है? जमाते इस्लामी। इस जमाते इस्लामी को लेजिटिमेसी किसने दी थी? इसी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने। और बेगम खालिदा जिया उसके पक्ष में नहीं थी, यही तारिक रहमान ने, और एक कैबिनेट में बर्थ भी दी थी। आज उनके खिलाफ अपोनेंट के रूप में कौन खड़ा? वही जमाते इस्लामी। किसके सामने? उन्हीं तारिक रहमान के सामने। तो कभी कभी यह भी समझना चाहिए कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। और लास्ट में एक और बात भी कह दूं, बांग्लादेश में तारिक रहमान प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। ये तारिक नाम आपने करोड़ों लोगों के सुने होंगे, पर ये तारिक नाम किसके नाम पे होता है? ये एक बहुत बड़ा मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट की थी 7वीं सेंचुरी में, तारिक बिन जायद, जिसने यूरोप को जीता था, पुर्तगाल और स्पेन पूरा जीत लिया था। उसके नाम पे सबका नाम तारिक रखा जाता है। ये अरबिक का वर्ड है तारिक, मगर अरबिक में तारिक वर्ड संस्कृत के तारक से आया, जिसका अर्थ होता है सूर्य। मगर मजे की बात यह है कि भारत में रहने वाले लोग भी तारिक नाम को उस ओरिजिनल अरबी के तारिक के संस्कृत के तारक से नहीं जोड़ते हैं, स्पेन पे रूल करने वाले तारिक बिन जायद से जोड़ते हैं। मुझे लगता है जिस दिन समाज के सभी वर्ग अपनी आइडेंटिटी को भारत के साथ जोड़कर समझना शुरू कर देंगे, उस दिन मुझे लगता है बहुत सारा समाधान भी निकल आएगा। जैसे 26 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रबोवो सुबियांतो भारत आए थे, चीफ गेस्ट थे पिछले 26 जनवरी को। शाम को राष्ट्रपति भवन में उनका डिनर था, उनका वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। इंडोनेशिया दुनिया का बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, उसका राष्ट्रपति क्या कहता है? few weeks back I got my genetic sequencing done and I was told that I am having an Indian DNA। तो बस आप ये समझ लीजिए कि अगर सब लोग ये मान लेंगे कि हकीकत में और ना माने, तब साइंस मनवाने वाली है। भाई आज से 30 साल पहले, जब तक डीएनए टेस्टिंग नहीं आई थी, 40 साल पहले, तमाम हिंदी फिल्मों की स्टोरी पूरी इस पे घूमती रहती थी कि विलेन कहता था हीरोइन से, बच्चा मेरा नहीं है, और वो बेचारी जिंदगी भर यही साबित करने में लग जाती, बच्चा इसका है। पूरी फिल्म की स्टोरी उसी पे चलती थी। आज जिंदगी की जरूरत नहीं, 48 से 72 घंटे में साबित हो जाएगा कौन किसका बच्चा है। उसी प्रकार कोविड ने जीनोम सीक्वेंसिंग लाया है। अब फटाफट अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए और पता लग जाएगा किसी का बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, सब किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। और लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूंगा, हम इंडिया इज ऑल सेट टू राइज बट नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड। वी डू नॉट वांट टू बिकम सुपर पावर, वी वांट टू बिकम विश्वमित्र और विश्व गुरु। Because when you are standing by the side of a powerful person, you feel a little bit hesitant, you feel a little bit awful, sometimes you feel a little bit fearsome. But when you are standing by the side of your guru, you feel exalted, elated and inspired. So India is all set to rise, not to dominate the world, but to motivate the world in the right direction. And in the entire world of clash of civilization, only we are the people who are having the capability to create a coherence in this clash of civilization। 2026 में बैठे हैं और आज दुनिया एआई के युग में प्रवेश कर चुकी है, और सबसे बड़ा समस्या ये नजर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमंस को इनडायरेक्टली ये मशीन्स डोमिनेट करने लगे। जैसे आप सब ने शायद वो एक सुना होगा, फेमस वाकया है कि ईमेल करवाया जा रहा था और उसमें ईमेल में वो ये कहता है कि हमें दूसरा एआई टूल चाहिए, एंड एआई रेड इट, और उसने सिस्टम को शट डाउन कर दिया, ईमेल भेजने ही नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, उस समय हम लोग जस्ट इंजीनियरिंग पास करके अपना जॉब शुरू कर रहे थे, तब कभी लगता नहीं था कि भारत भी उस एआई में कहीं पर खड़ा होगा। और आज 30 साल के बाद, आज इस समय दिल्ली में वर्ल्ड एआई समिट चल रही है, जिसमें 100 देशों के लोग आए हुए हैं, अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और अनेक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के चीफ आए हैं, और यूएन सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं। यह दर्शाता है, और इतना ही नहीं,
बदलाव का ये दौर इतना है जो शायद 1996 में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। भारत की क्षमता क्या है और भारत की सोच क्या है और इसको लेकर कमिटमेंट और कन्विक्शन क्या होना चाहिए और भारत कैसे उससे आगे बढ़ सकता है, इसका एक उदाहरण है यही देश है और इसकी यही संसद थी जहां इस देश के एक फाइनेंस मिनिस्टर ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की अडेप्टेबिलिटी भारत में कैसे हो सकती है। यहां के लोग बहुत लिटरेट नहीं है, यहां के लोग टेक्स सेवी नहीं है, टेक्नोलॉजी की अडेप्टेबिलिटी कैसे हो सकती है। मगर आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास था और आज भारत ने उस विश्वास को साकार करके दिखाया है। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश है और हम सिर्फ नंबर 1 नहीं है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स 49% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ द वर्ल्ड, विच इज पुट मोर देन पुट इंटायर यूएस एंड चाइना टुगेदर। और लास्ट ईयर भारत का यूपीआई वीजा को पीछे छोड़कर एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला वर्ल्ड का बिगेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो गया है। और हम कितना आगे बढ़े हैं आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आपको याद होगा कि यही आज जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं, ये पिछली विजिट में जब आए थे तो जयपुर में सड़क के किनारे चाय वाले को रोड साइड टी स्टॉल पे इन्होंने पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन से किया था। जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने दिल्ली के खान मार्केट में डिजिटल ट्रांजैक्शन से पेमेंट ही नहीं किया। जापान के पीएम ने कहा कि अरे भारत में इतना एफिशिएंटली ये सिस्टम काम कर रहा है, हमें इसे सीखने की जरूरत है। एक दौर था जब ऑक्सफोर्ड में लोग सीखने जाते थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 साल पहले भी कई नेता जाते थे और बड़ा उनके प्रति अभिभूत होकर बोलते थे कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। दिसंबर 2024 में ऑक्सफोर्ड में केस स्टडी हो रही है कि भारत ने इतना फास्ट एंड क्विक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अचीव कर लिया है, यह अपने आप में देखने की बात है। दिस शोज कि हाउ प्रोफेशनली एंड टेक्नोलॉजी इंडिया हैज मार्च्ड अहेड एंड नाउ ऑल सेट टू कम। और शायद आप में से लोगों को पता हो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो एआई एडेप्टेबिलिटी का एक इंडेक्स बनाया है, उसमें भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे, जस्ट आफ्टर यूएस एंड चाइना। बहुत फास्ट स्पीड के साथ हम अब आगे ग्रो करते जा रहे हैं और इस बात का हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हाउ वी आर मूविंग अहेड। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, आप सब लोग यहां प्रबुद्ध हैं, आप सॉफ्टवेयर में कितना भी आगे हो जाइए, हार्डवेयर भी तो आपके पास होना चाहिए। और आज किसी भी चीज का हार्डवेयर हो, मोबाइल का, कार का, एसी का, वॉशिंग मशीन का, टीवी का, सब में चिप जरूर लगता है। और वो चिप कहां से आता है? चिप की मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पीछे थे और इसलिए अब नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन बनाया गया। और आप में से देखिए किस चीजों को किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि 2024 में 26 जनवरी को फॉक्सकॉन के सीईओ को पद्म भूषण दिया गया। तब शायद किसी को समझ में नहीं आया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों किया कि भाई फॉक्सकॉन के सीईओ को पद्म भूषण दिया। आज आपको समझ में आ रहा है, फॉक्सकॉन आज चाइना के बाहर अपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग की, तो भारत में लगा रहा है। और यह सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, यह भारत के प्रति एक विश्वास का प्रतीक भी है। यह टैरिफ का दौर चला, फिर भी आपको पता है कि अमेरिकन मार्केट में सिर्फ भारत के बने हुए आईफोन ही बिक रहे थे। स्ट्रिक्टली चाइना के बने हुए आईफोन नहीं बिक रहे थे यूएस मार्केट में, वो दूसरे मार्केट्स में बिक रहे थे। क्यों? अमेरिकन को डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइनीज ने उसमें कुछ कर दिया हो, चाचा जिनपिंग ने कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कुछ मॉलवेयर डाल दिया हो। इसलिए उस अविश्वास की वजह से चीन में बने हुए आईफोन्स यूएस मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, भारत में बने हुए आईफोन ही एक्सेप्ट हो रहे थे। अब सबसे बड़ी कंपनी जो चिप की है वो है एनवीडिया, $5 ट्रिलियन की है, मतलब मोर देन दी साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब वो जो एक्सपोर्ट करती थी चाइना को, क्योंकि चाइना से क्रिटिकल मिनरल आता था और वो एक्सपोर्ट करती थी, पहले यूएस गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दिया। फिर चाइना ने आर्म ट्विस्टिंग की तो यूएस ने एनवीडिया को अलाउ कर दिया कि वो चाइना में
एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब चाइनीज गवर्नमेंट अपनी कंपनियों से कह रही है कि एज फॉर एज पॉसिबल एनवीडिया के चिप्स को मत यूज करो, क्योंकि अब उन्हें शक हो रहा है कहीं इसके अंदर तो कुछ करके नहीं भेज रहे हैं अमेरिका वाले। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप की कंपनी बनाने वाला यूएस और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चाइना, दोनों का एक दूसरे पे अविश्वास है, और हम एक ऐसे हैं जिस पे पूरी दुनिया का विश्वास बनकर उभर रहा है। और अभी रुस्तगी साहब ने ट्रेड डील की बात कही। आप सब लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, न्यूएंसेस को आप भली बात ही समझते होंगे, पर मैं एक बात ऐसी कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति बिल्कुल फाइनेंस को न समझता हो, ट्रेड एंड कॉमर्स को न समझता हो, वो भी ये समझ सकता है। पिछले चंद महीनों में, यानी पिछले एक साल में, 1 से 1.5 साल में भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन कर लिया, फिर यूएई के साथ एफटीए साइन हुआ, फिर जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, उनके साथ एफटीए साइन हुआ, ब्रिटेन के साथ एफटीए साइन हुआ। और ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर कीथ स्टैमर जब मुंबई आए तो उन्होंने क्या बोला, दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सोचिए कितनी बड़ी जरूरत के साथ आए। और उसके बाद ईयू के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके लिए उर्सुला वेंडरलेन ने बोला दिस इज मदर ऑफ ऑल द डील्स। उसके बाद 72 घंटे के अंदर अमेरिका से साइन हो गया, तो यह समझा जा सकता है कि कौन किसके दबाव में रहा होगा। इसके लिए बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, हां, परंतु अगर कोई न समझना चाहे तो उसे समझाना बहुत मुश्किल है। देखिए, सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, जागते हुए आदमी जो आंखें न खोलने का बहाना कर रहा हो, जो देखते हुए भी न देख रहा हो, उसे समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक कहावत में कहा गया है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो क्यों ना समझ है। तो ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं, डिस्पाइट द टैरिफ, अमेरिका के मार्केट में भारत की फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिक रहे थे। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल पे 0 टैरिफ रखा है यूएस ने। देयर आर सर्टेन प्रैक्टिकल थिंग्स जिसको आप नहीं बदल सकते। मैं एक और बदलाव कह रहा हूं, ये तो मैंने टेक्नोलॉजी का बदलाव बताया, ट्रेड एंड कॉमर्स का बदलाव समझिए। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 95 में आकर 2025 में 30 साल के बाद आके अगर यूएस, और वो किस लिए बना था? हम लोग जब बच्चे थे तो ऐसा तो नहीं कि डब्ल्यूटीओ कोई चाइना को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए बनाया गया था, या भारत को एक इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए बनाया गया था। वो तो यूएस कंपनीज को और यूरोपियन कंपनीज को चाइना और भारत जैसे जनसंख्या बाहुल्य देशों की मार्केट उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। मगर हुआ क्या? कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मगर वैसे हम लोग तो कहना चाहेंगे, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। और क्या हुआ? आज 2025 में अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, सो दिस इज अ कैंडिड एक्सेप्टेंस, नाउ अमेरिका इज नॉट ग्रेट। भाई, जब यूएस प्रेसिडेंट कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इसका मतलब अब अमेरिका ग्रेट नहीं है। तो 30 साल में आप कहां पहुंचे? और जब वो कह रहा है, सब पे टैरिफ लगा रहा है, इसका मतलब अब वो खुद कहने लगा, भाई मी फर्स्ट, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी वो डब्ल्यूटीओ जो बनाया था, वो आज वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ बनाने का सारा जो उनका पर्पस था वो डिफीट हो गया। आप में से शायद बहुत से लोगों को नहीं ध्यान हो, या कुछ लोगों को अवश्य ध्यान होगा कि 91 में आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, और यह माना गया कि जो अमेरिकन वैल्यूज हैं, ओपन इकोनॉमी, कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी, ओपन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसने वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया दुनिया को। नाउ दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फॉर द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। तो एक राइटर हुए फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन।
और उसमें उन्होंने लिखा वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, ये 92 में लिखा, एंड इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। तो आज क्या हो रहा है? आज स्थिति यह है कि वर्ल्ड की 4 बड़ी इकोनॉमीज में 2 एशियन है, इंडिया एंड चाइना, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, और वर्ल्ड की 3 बड़ी इकोनॉमी में 2 एशियन होंगी, इंडिया एंड चाइना। तो वेस्ट नहीं होगा, ईस्ट ज्यादा दिखाई पड़ रहा होगा। यह दर्शाता है कि दुनिया के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स में भी किस प्रकार का चेंज आया। अब बड़ी सिंपल सी बात जो मैंने समझाने की बात कही, कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, उसके साथ अगर हमारा एग्रीमेंट होता है तो हमेशा डेवलप्ड इकोनॉमी से एग्रीमेंट करने में हमें फायदा है। जैसे जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो इंडिया वॉज मच डेवलप्ड इकोनॉमी, हमसे ट्रेड किया, उन्हें फायदा हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का 18% टैरिफ हमारे यहां लगता है। पहली बात, वो 18% सब पे नहीं है, कुछ पे 0% भी है, कुछ पे 3% है, किसी पे 6% है। और एक और बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर उनके प्रोडक्ट का कुछ चीजों में 0% है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, हम में और अमेरिका में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका कुछ भी बना ले, भारतीय मार्केट में भारतीय चीजों से ज्यादा सस्ता वो नहीं बना सकता।